नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान हुआ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 MCQ क्वेश्चंस का, जिन पर हम चर्चा करते हैं, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपके यूपी पीसीएस की हो, चाहे वो आपके यूपी पुलिस की हो, चाहे वो टेट की हो या सीटेट की हो, तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है, लंदन में पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई थी। तो यदि हम बात करते हैं सेकंड लंदन की यदि हम बात करते हैं, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, वैसे तो कहते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसकी बात हो रही, जो कि लंदन में हुआ था। तो इस गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो था, भारत के लिए जो भविष्य का संविधान है उस पर चर्चा करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि पहले का जो आपका आता है यहाँ पर, वो बी आंसर आता है। ठीक है, फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है। फर्स्ट का बी आंसर सही है कि भारत के लिए भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई थी। देखिए, लिखा हुआ है 1930 1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला थी। भारत के भावी प्रशासन का पता लगाने के लिए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस प्रकार कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है, द्वैध शासन का संवैधानिक प्रारूप, द्वैध शासन का संवैधानिक प्रारूप 1919 या प्रावधान विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा प्रांतों में लागू किया था। तो वो कौन कौन से प्रांत थे जिनमें ये द्वैध शासन का संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया? महाराष्ट्र में भास्कर राव यादव और गैर ब्राह्मण पार्टी के द्वारा, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा, मद्रास में जस्टिस पार्टी के द्वारा। तो ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, यानी कि इन तीनों के द्वारा, तीनों अलग अलग जगहों पर, यानी कि महाराष्ट्र में भास्कर राव यादव और गैर ब्राह्मण पार्टी के द्वारा, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा, मद्रास में जस्टिस पार्टी के द्वारा इस आंदोलन के लिए जो है, या इस सुधार के लिए जो है, लागू किया गया था। लिखा हुआ है, प्रांतीय स्तर पर अधिनियम ने कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन, 2 व्यक्तियों दलों द्वारा शासित की स्थापना की। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब उन 8 प्रांतों में थे जिन्होंने द्वैध शासन को अंजाम दिया था। अतः विकल्प डी सही है। अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उस उदारवादी की पहचान करें जिसने 1916 की लखनऊ संधि, 1927 की नेहरू रिपोर्ट और स्वतंत्र भारत के संविधान जैसे दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शुरुआत करते हैं इसमें, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पी शिवस्वामी अय्यर, टी.बी. सप्रू, एम.आर. जयकर और वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। तो इसका सही आंसर है टी.बी. सप्रू। टी.बी. सप्रू के द्वारा 1916 की लखनऊ संधि, 1927 की नेहरू रिपोर्ट और स्वतंत्र भारत के संविधान जैसे दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। टी.बी. सप्रू तेज बहादुर सप्रू इनका पूरा नाम है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, बैरिस्टर और राजनीतिक थे जो 8 दिसंबर 1875 से 20 जनवरी 1949 तक जीवित रहे। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने में मदद की। ब्रिटिश शासित भारत में वह लिबरल पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1916 की लखनऊ संधि, 27 की नेहरू रिपोर्ट और स्वतंत्र भारत के संविधान जैसे दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? श्री टी.बी. सप्रू। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि परिणाम स्वरूप मोंटफोर्ट सुधारों द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान शर्तों पर मताधिकार दिया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार मांग, या बुद्धिमान समिति की रिपोर्ट, या महिलाओं की मुक्ति की दिशा में सामाजिक सुधारकों का प्रयास। तो यदि हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं, तो
यहाँ पर जो दे रखा है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसके आधार पर जो है कि महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर जो मूर्तिमान समिति की रिपोर्ट है, अलेक्जेंडर मूर्तिमान इनका पूरा नाम है, अलेक्जेंडर मूर्तिमान समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो मोंटेगफोर्ड सुधार थे उनमें पहली बार महिलाओं को भी क्या है वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1920 के स्वराज पार्टी के प्रस्ताव के संदर्भ में भारतीय नेताओं की मांग को पूरा करने के लिए ब्रिटिश और भारत सरकार द्वारा गठित सर अलेक्जेंडर मूर्तिमान के नेतृत्व में मूर्तिमान समिति एक समिति थी और इसने आगे की सिफारिशें की कि ब्रिटिश संसद महिलाओं को चुनावों में खड़े होने की अनुमति देती है, जिसने 1926 में मतदान के अधिकार में सुधार किया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। डॉक्टर जॉन मथाई अंतरिम सरकार के सदस्य थे, सरदार बलदेव सिंह भी अंतरिम सरकार के सदस्य थे, जगजीवन राम भी अंतरिम सरकार के सदस्य थे, लेकिन अच्युत पटवर्धन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, अच्युत पटवर्धन जो है वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए सबके विभाग भी दे रखे हैं कि जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग, अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राम ने श्रम विभाग का नेतृत्व किया, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वल्लभ भाई पटेल ने सूचना और प्रसारण विभाग के गृह मामलों के विभाग का नेतृत्व करते हुए परिषद में दूसरा सबसे शक्तिशाली पद संभाला और अच्युत पटवर्धन 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वराज पार्टी का एजेंडा क्या था। स्वराज पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है परिषद में प्रवेश, सही है, भीतर से रुकावट की राजनीति और रचनात्मक ग्रामीण कार्य, सही है। तो स्वराज पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो परिषद यानी कि काउंसिल एंट्री इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ठीक है। और भीतर से रुकावट की राजनीति ये भी नहीं था और रचनात्मक ग्रामीण कार्य ये भी नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला वाला ऑप्शन केवल पहले में मिलता है तो पहले का ए सही है। चित्तरंजन दास जो कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य नई केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना और परिषद में प्रवेश पाना था। लिखा हुआ है 1923 में स्वराज पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, भारत की विधानसभा में नहीं, यूपी परिषद में यदि हम बात करते हैं तो नहीं, सीपी परिषद ये भी नहीं है, बंगाल परिषद यानी कि बंगाल में स्वराज पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी। और इस पार्टी को कहां पर समर्थन मिला है, बंगाल परिषद में पूरा समर्थन मिला है। स्वराज पार्टी ने 1923 में बंगाल विधान परिषद चुनावों में सबसे अधिक सीटें प्राप्त की। स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के रूप में की गई। इसने भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज का विरोध किया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन है। स्वराज दल के नेता, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं स्वराज पार्टी थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई। तो CR दास, देखिए विट्ठल मोतीलाल नेहरू और CR दास यहाँ पर मिल गए, सीधे सीधे मिल रहे हैं, ये रहे, ठीक है। स्वराज दल या स्वराज पार्टी की बात हो रही है तो मोतीलाल नेहरू का नाम इंपॉर्टेंट है और मोतीलाल नेहरू यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आंख नीच के आपको लगा देना है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। पार्टी का प्रमुख लक्ष्य 1923 में नई केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन 9
कह रहा है M.A. जिन्ना और मुस्लिम लीग का एक वर्ग के समय एक संयुक्त निर्वाचक मंडल कुछ शर्तों के साथ के पक्ष में अलग निर्वाचक मंडल देने को तैयार था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के समय में या बेबल योजना के समय में या साइमन कमीशन के समय में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि M.A. जिन्ना और मुस्लिम लीग का जो एक वर्ग था वो साइमन कमीशन के समय में, यानी कि साइमन कमीशन सी वाले ऑप्शन में, साइमन कमीशन के समय में एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के पक्ष में अलग निर्वाचक मंडल देने के पक्ष में था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो देख सकते हैं, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसका। लिखा हुआ है तबलीग और तंजीम आंदोलनों के हिंदू समकक्ष क्या थे। तबलीगी और तंजीम आंदोलन ये कौन से आंदोलन थे, ये मुसलमानों से संबंधित आंदोलन थे। तो जो यहाँ पर दे रखे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो एक अलग ही बात है, अलग विचारधारा है जो बहुत बाद में प्रतिपादित हुई है 1921 के समथिंग। आत्मसम्मान आंदोलन भी नहीं है। तबलीग और तंजीम आंदोलनों के विरोध में शुद्धि और संगठन आंदोलन चलाए गए। शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा चलाया गया और दयानंद सरस्वती के समय में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन शुद्धि आंदोलन में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है उनके द्वारा अनेकों जो हिंदू धर्म को त्याग चुके लोग थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। तो तबलीगी के विरोध में कौन सा आंदोलन था, आपका शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लिखा हुआ है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में किसके द्वारा शुरू की गई। देखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर, अलीगढ़ में। ये कहां पर स्थापित किया गया था, अलीगढ़ में। वर्तमान में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश के एक केंद्रीय जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनके लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए लिखा हुआ है सैयद अहमद खान ने 1893 में अलीगढ़ आंदोलन का एक हिस्सा होने के नाते मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने इसे स्थापित किया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान को मुस्लिमों के लिए राजनीतिक शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल के रूप में देखा, विशेष रूप से उत्तरी भारत में। अतः विकल्प ए यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, अहरार आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। अहरार आंदोलन क्या है ये पूछ रहा है। यह स्वशासन के विचारों के द्वारा निर्देशित था, बिल्कुल सही है। इसने अलीगढ़ स्कूल और बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी वाली राजनीति को नापसंद किया, ये भी सही है। इसने उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी की वकालत की, ये भी सही है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे कथन सही है। तो कह रहा है सही कथन कौन सा है, यानी कि डी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही कथन है। देखिए लिखा हुआ है 1910 में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह स्वशासन के विचारों के द्वारा निर्देशित था। इसके सदस्यों ने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की भूमिका को पसंद किया। इसने अलीगढ़ स्कूल और बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी करने वाली नीतियों का विरोध किया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत भी की थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देवबंद स्कूल के पारंपरिक मुस्लिम विद्वान कौन थे जिनका मानना था कि मुसलमानों और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं था। देवबंद स्कूल की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। तो देवबंद यानी देवबंद आंदोलन को चलाने वाले कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद।
बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अल्पसंख्यक अध्यक्ष था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसमें जो बी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा जो है ये मांग या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने उद्देश्यों में से एक के रूप में अपनाया था? मुस्लिम लीग की बात हो रही तो मुस्लिम लीग के द्वारा कब? 1919, 1911, 1913 और 1920। 1913 में उन्होंने क्या है, स्वशासन को अपने उद्देश्यों में से एक माना था, यानी कि 1913 में स्वशासन की बात की गई मुस्लिम लीग के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। लीग को शुरू में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था और मुख्य रूप से उसके शासन का समर्थन था, लेकिन 1913 में संगठन ने अपने लक्ष्य के रूप में भारत के लिए स्वशासन के साथ साथ अपने समर्थन की घोषणा की थी। इस प्रकार विकल्प सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के सचिव थे। ठीक है, ये दे रखा है पहला कथन कि वो दादा भाई नेरोजी के सदस्य थे। कह रहा है सही नहीं है, तो ये बात सही है। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी बन गए। अभी हमने थोड़ी देर पहला कि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना शुरू हुई थी तो एक अलग राष्ट्र की मांग या कहें कि एक अलग विचारधारा का जन्म हो चुका था और अंग्रेजों को उसका समर्थन प्राप्त था। वह और तिलक लखनऊ समझौते के संयुक्त लेखक थे, ये भी बात सही है। 1919 और 20 में उन्होंने अहिंसक और असहयोग के लिए गांधी के आह्वान का तहे दिल से समर्थन किया गया था, यही गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी के 1920, 1919 और 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से अपने आप को दूर रखा था। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यानी कि ओनली 4 यहाँ पर, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में कुछ कृतियां दे रखी हैं और उन कृतियों में से आपको क्या है, उनके लेखकों की एक सूची भी दे रखी है। आपको ये बताना है कि उनमें कौन सी सूची जो है वो कैसी है, सही है। चमन अथा गुंथा फकीर मोहन सेनापति के द्वारा एक महत्वपूर्ण लिखित कृति है, सही है। कर्म भूमि एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, सही है। विप्रदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सही है। और गढ़ देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर 4 के चारों कथन आपके सही है। 16 का डी। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। वरना आगे की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण लेखन, उनके लेखकों का उल्लेख यहाँ किया गया। सचिन सान्याल, बंदी जीवन, शरद चंद्र चटर्जी, पाथेर डाबी, ठीक है। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई। तो सही जोड़ी का चयन करना है। तो यहाँ पर सारे के सारे ही सही है। सचिन सान्याल ने बंदी जीवन की रचना की, शरद चंद्र चटर्जी ने पाथेर डाबी, ठीक है, वो उसकी रचना की। भगत सिंह के द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लिखा गया, और ज्योतिबा फुले के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है।
आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 भी क्वेश्चन 17 की तरह है, वहां पर कुछ रचनाएं दे रखी हैं और आपको बताना है कि इनमें सही जोड़ियों के कूट का चयन करना है। आ नेशन इन मेकिंग, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी की तरह लिखी गई द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नेहरूजी की तो गलत हो गई। मेरे जीवन और समय की यादें, ये बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा लिखी गई है, ये सही है। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश प्रशासन, ये भी गलत है क्योंकि ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथात्मक लेख लाजपत राय, ये भी गलत है। यानी कि सही जोड़ी यहाँ पर केवल एक है और वो है आपकी सेकंड वाली, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 19, औपनिवेशिक काल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ये कुछ महत्वपूर्ण लेखन निम्न थे। सही है, क्वेश्चन जो है रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। कह रहा है कि औपनिवेशिक काल का जो महत्वपूर्ण लेखन था वो कौन सा है। मजहर उल हक के द्वारा मातृभूमि पत्रिका का जो है लेखन किया गया, ऐसा वहां पर दे रखा है, गलत। कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल, नहीं। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदुस्तान, ये भी नहीं है। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, ये सही है। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सर फिरोज शाह मेहता एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर जो बाद में 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1893 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। 1910 में उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की जो मुंबई में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, जब कांग्रेस नेताओं ने, क्वेश्चन नंबर 20 में, जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो यदि आपको पता है जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार किया, विरोध किया गया, तो उनके द्वारा जो इंडियन लिबरल फेडरेशन, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, उसकी स्थापना की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा जो है इसका जो है इसके बारे में इसकी स्थापना की गई थी क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण का योगदान दिया। तलवार रॉटरडैम और बर्लिन, वंदे मातरम पेरिस, फ्री हिंदुस्तानी वैंकूवर और भारतीय समाजशास्त्री लंदन। कह रहा है निम्नलिखित मासिक प्रकाशनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण में योगदान दिया है, तो कौन से हैं ये आपको बताना है। 5वां लिखा हुआ है इंडियन ओपिनियन, जोन्सबर्ग, सेलेक्ट द कोड फॉर करेक्ट पेयर्स। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ही सही हैं। तलवार रॉटरडैम और बर्लिन से निकाली गई, वंदे मातरम पेरिस से, फिर हिंदुस्तानी वैंकूवर से और भारतीय समाजशास्त्री लंदन से। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन ये जोन्सबर्ग से निकली पत्रिका थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अछूत महारों ने 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक स्वायत्त आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन उनकी मांगों में से एक नहीं था। लिखा हुआ है अलग प्रतिनिधित्व, अंबेडकर चाहते थे अलग प्रतिनिधित्व मिले। महार वतन का उन्मूलन, ये भी चाहते थे। टैंकों का उपयोग करने और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार। जनेऊ लेने की, जनेऊ से इस आंदोलन का कोई भी लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा उनकी मांगों में एक नहीं है, ये वाला 22 का डी वाला ये आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 23, 19वीं शताब्दी के अंत में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या किया? अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से निचली जातियों की रक्षा करना, यही सबसे सही है। ठीक है, जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, ये भी नहीं। 17 में ये भी नहीं। जो ज्योतिबा फुले हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी है, और उस गुलामगिरी में उन्होंने क्या है कि जो पांडित्य है, यानी कि जो झूठे पंडित हैं, झूठे पंडे हैं, उनकी जो कुटिलता पूर्वक चालें हैं, उनसे बचाने के लिए जो है निचली जातियों की रक्षा के लिए क्या है, आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दलितों के बीच उन्मत्त गतिविधि देखी गई। उन्होंने कई राजनीतिक संगठन स्थापित किए। तो कौन सा कह रहा है सही? 1920 में कोल्हापुर के महाराजा के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, ये सही है। MC राजा के द्वारा 1929 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ये भी सही है। BR अम्बेडकर के द्वारा अखिल, ये भी सही। 1935 में जगजीवन राम के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर 24 का जो डी आंसर है, 1 2 3 4, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसके लिए सेव कर सकते हैं, हमारी वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस संगठन का एक कार्यक्रम था जो हरिजनों के उत्थान के लिए गांधीवादी कार्यक्रम का अग्रदूत था? थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं है। भारत का दलित वर्ग मिशन, ये भी नहीं है। रामकृष्ण मिशन, ये भी नहीं है। अनुसूचित जाति संघ, ये इसका सही आंसर है। यानी कि 25 का डी आंसर एकदम बिल्कुल सही है। विठल राम जी सिंधे दलित संघर्ष के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण प्रचारक थे, और उन्होंने दलित शिक्षा देने के लिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। 18 अक्टूबर 1906 को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता का मुकाबला करने के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना की, और यह हरिजनों के उत्थान के लिए गांधीवादी कार्यक्रम का अग्रदूत था। अतः बी विकल्प सही है। सॉरी, यहाँ पर बी वाला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, बाकी के उत्तर यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये बी वाला सही है, डी वाला गलत है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके स्नेह और आपके कहते हैं कि प्रेम के हम अभिलाषी हैं। आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमारे लिए मिलता रहेगा, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।